एवरीवन, आज हम लोग कॉमर्शियल सेलों के बारे में पढ़ेंगे, व्यापारिक सेलों के बारे में पढ़ेंगे। ये जो कॉमर्शियल सेल्स होते हैं इनको दो वर्गों में बांटा गया है, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल एक बार डिस्चार्ज होने के बाद उनको दोबारा रिचार्ज नहीं किया जा सकता है, अर्थात सेल अभिक्रिया एक ही दिशा में चलकर पूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार प्राइमरी सेल जब डिस्चार्ज हो जाते हैं तो फिर वो किसी काम के नहीं रहते हैं। सेकेंडरी सेल, द्वितीयक सेलों की विशेषता है कि अगर वो डिस्चार्ज हो जाते हैं तो उनको फिर से रिचार्ज किया जा सकता है और बार बार उनका हम उपयोग कर सकते हैं। अर्थात यहां द्वितीयक सेलों में जो सेल अभिक्रिया है उत्क्रमणीय होती है, दोनों दिशाओं में चलती है, तभी इनको रिचार्ज किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी सेल, प्राथमिक सेल। इसका सामान्य उदाहरण है शुष्क सेल। शुष्क सेल में जिंक का एक पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है। जिंक पात्र के बीचों बीच ग्रेफाइट का एक कैथोड लगा होता है जो चारों तरफ से मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन चूर्ण के पेस्ट के द्वारा घिरा होता है। दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है जो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। शुष्क सेल से हम 1.5 वोल्ट का विभव प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं सेल अभिक्रिया, किस प्रकार से सेल अभिक्रिया होती है। एनोड पर क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है, फिर दोनों को जोड़कर संपूर्ण सेल अभिक्रिया लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनोड का। एट एनोड, एनोड जिंक का है। जिंक का ऑक्सीकरण होगा, यह 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn2+ आयन बना लेगा। इस प्रकार ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। अब कैथोड पर देखते हैं। एट कैथोड, कैथोड पर MnO2 के द्वारा ये त्यागे गए 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है। यहां पर जो MnO2 है इसमें मैंगनीज की ऑक्सीकरण अवस्था +4 है। तो यहां पर अगर मैंगनीज डाइऑक्साइड को आयनों के रूप में लिखा जाए तो Mn4+ आयन और साथ में ऑक्सीजन आयन कितने मिलेंगे, 2। O यहां पे 2- चार्ज होता है ऑक्सीजन पे। तो इस प्रकार इसका जो +4 चार्ज है ये 2 ऑक्सीजन के -4 चार्ज से सेटिस्फाई होता है। अब यहां पर एक MnO2 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यहां हमें 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराने हैं तो MnO2 कितना लगेगा, 2 लगेगा। तो यहां हम लिख सकते हैं ट्वाइस MnO2। तो ये 2 मोल है तो यहां पे 1 मोल और लिख लेते हैं Mn4+ और यहां 2 ऑक्सीजन आयन और आ जाएगा, ये आ गया। अब यहां विद्युत अपघट्य के रूप में अमोनियम क्लोराइड है। तो अमोनियम क्लोराइड का भी विघटन होता है। NH4Cl जब वियोजित होगा अपने आयनों में तो +4 आयन और Cl- आयन दिया। तो इस क्रिया में ये NH4 आयन भी भाग लेता है। तो यहां पर ये भी 2 मोल भाग लेगा, ट्वाइस NH4+। ये जो NH4+ है ये टूट करके देता है अमोनिया और H+ आयन। अगर ये 2 मोल लेंगे तो ये भी मिलेगा 2
और ये भी मिलेगा 2। अब देखिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये ग्रहण किए जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन ये MnO2 ग्रहण करता है, तो यहां पर ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ये भी 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद ये क्या बन जाएगा, इस पे आवेश 1 कम हो जाएगा 3+, और ये भी बन जाएगा Mn3+। अब देखिए ये जो आवेश हुआ यहां पे 3+ है और 3+ है, टोटल आवेश कितने हो गए +6। इसको संतुष्ट करने के लिए कितना चाहिए, -6 चाहिए। तो यहां पर यदि हम ये 3 ऑक्सीजन देखें तो इस पर क्या चार्ज आ रहा है, -6। तो ये 3 ऑक्सीजन ये दोनों से संतुष्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, Mn कितना हो जाएगा 2, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 3। तो इस प्रकार हमें जो प्राप्त होगा, जब मैंगनीज डाइऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये परिवर्तित हो जाएगा Mn2O3 में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास ये ऑक्सीजन आयन एक बचा हुआ है। अभी हमने देखा था कि ये जो 2 NH4+ आयन है ये टूट कर क्या देता है, 2 देता है NH3 और 2 देता है H+ आयन। तो यहां पे ये जो H+ आयन है ये इससे संयुक्त हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ये हमको मिल जाएगा H2O। तो यहां पर हम लिख देते हैं +H2O। और देखिए ये बचा हुआ है 2 NH3 प्लस 2 NH3। तो ये हो गई कैथोड वाली अभिक्रिया। अब इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ करके हम संपूर्ण सेल अभिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। तो इनको जोड़ देते हैं तो संपूर्ण अभिक्रिया ओवरऑल रिएक्शन तो बाएं पक्ष में बाएं पक्ष को जोड़ेंगे, दाएं पक्ष में दाएं पक्ष को जोड़ेंगे। तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, यहां 2 इलेक्ट्रॉन दाहिने तरफ है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन बाईं तरफ है। तो यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं, जिंक प्लस 2 MnO2 प्लस 2 NH4 प्लस आयन, तीनों हैं, 3 चीजें हैं और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। दायां पक्ष यहां से स्टार्ट करते हैं, Zn2 प्लस आयन, Mn2O3 प्लस H2O प्लस 2 NH3। तो इस प्रकार ये कंप्लीट शुष्क सेल अभिक्रिया हुई। अब यहां पर एक समस्या है, जब ये अमोनिया गैस बनेगा तो सेल के अंदर का दाब बढ़ जाएगा जिसके कारण सेल भ्रष्ट हो सकता है। तो यहां पर ऐसी व्यवस्था है कि NH3 इन जिंक आयनों के साथ एक संकुल आयन बना करके विलयन में आ जाता है और सेल का जो दाब है सेल के अंदर वो बढ़ नहीं पाता है। तो यहां पर एक अभिक्रिया हम लोग और बताएंगे कि ये जो जिंक आयन है Zn2 प्लस आयन, ये
अमोनिया से अभिक्रिया करता है NH3, इसमें 4 मोल भाग लेते हैं और एक संकुल आयन प्राप्त होता है जिंक NH3 4 और यहां 2+ आयन। तो इस प्रकार सेल के अंदर का दाब नहीं बढ़ पाता है और अमोनिया एक संकुल लवण बना के, संकुल आयन बना करके हटते रहता है, विलयन में जाता है। तो ये पूरा कंप्लीट शुष्क सेल हुआ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमपी बोर्ड में 5 नंबर के प्रश्न के रूप में सीधे सीधे कई बार पूछा गया है कि शुष्क सेल का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसको देखिए, इसके बाद हम लोग द्वितीयक सेल देखेंगे। द्वितीयक सेल का उदाहरण है सीसा संचायक सेल। इसको लेड स्टोरेज बैटरी या लेड एक्यूमुलेटर भी कहते हैं। सीसा संचायक सेल से हमें 2.0 वोल्ट का विभव प्राप्त होता है। यदि हमें 12 वोल्ट का विभव चाहिए तो ऐसे वाले 6 सेलों को श्रेणी क्रम में समायोजित किया जाता है, और यदि 6 वोल्ट चाहिए तो ऐसे वाले 3 सेलों को श्रेणी क्रम में समायोजित करना होगा। सिंगल यूनिट को सेल कहा जाता है, और जब कई सेल श्रेणी क्रम में समायोजित होते हैं तो इस इकाई को बैटरी कहा जाता है। तो सेलों का जो समूहन है वो बैटरी और सिंगल यूनिट सेल। अब हम इसकी बनावट देखेंगे। पहले सीसा संचायक सेल में लेड और एंटीमनी मिश्र धातु की एक जाली होती है। अब एनोड बनाने के लिए इस जाली में चूर्ण किया हुआ स्पंजी लेड भर देते हैं, और कैथोड बनाने के लिए इस जाली में चूर्ण किया हुआ लेड डाइऑक्साइड PbO2 भर दिया जाता है। विद्युत अपघट्य के रूप में द्रव्यमान के अनुसार 38% H2SO4 विलयन का उपयोग किया जाता है, जिसका घनत्व 1.3 ग्राम पर ml होता है। तो ये तो सीसा संचायक सेल की बनावट हुई, और 12 वोल्ट का विभव प्राप्त करने के लिए ऐसे 6 सेलों को हम श्रेणी क्रम में जोड़कर बैटरी बनाते हैं। अब द्वितीयक सेल में हमने देखा है कि सेल को पुनः रिचार्ज किया जा सकता है। तो इसमें हमें 2 अभिक्रिया देखनी है। जब सेल कार्य करेगा तो वो धीरे धीरे अनावेशित होगा, डिस्चार्ज होगा, और जब पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाएगा तब हम उसको रिचार्ज करते हैं। तो इस प्रकार 2 अभिक्रिया होगी, अनावेशित होने की अभिक्रिया और आवेशित करने की अभिक्रिया। तो जब सेल कार्य करता है तो वह अनावेशित होता है। तो सबसे पहले हम अनावेशित होने की अभिक्रिया देखते हैं। तो एनोड पर लेड का ऑक्सीकरण होगा। लेड 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके द्विसंयोजी धनायन बना लेता है। यहां ये 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा। ये धनायन कहां जाएगा? विलयन में आ जाएगा। विलयन किसका है? H2SO4 का। H2SO4 का जब आयनन होगा तो 2H+ और सल्फेट आयन हमको प्राप्त होता है। तो यहां पर ये जो लेड आयन है विलयन में सल्फेट आयनों के साथ संयुक्त होकर के लेड सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है। हम लिख सकते हैं Pb2+ 2SO4 2- और ये बन जाता है PbSO4। ये दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो फाइनल स्टेट प्राप्त हो जाएगा। जब जोड़ेंगे तो Pb2+ से Pb2+ कैंसिल हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा Pb+
SO4 2- और इधर प्राप्त हो जाएगा PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गई एनोड वाली अभिक्रिया। लेड 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा, Pb+2 आयन के रूप में विलियन में आएगा, विलियन में वो सल्फेट आयनों से संयुक्त होकर के लेड सल्फेट बना लेगा। अब देखते हैं कैथोड वाली अभिक्रिया। कैथोड लेड डाइऑक्साइड का है, PbO2। PbO2 में लेड की ऑक्सीकरण अवस्था +4 होती है, तो ये आयन इस प्रकार से है 4+, और 2 ऑक्सीजन आयन है, तो ऑक्सीजन आयन को हम लिख सकते हैं 2-। ये हमने लिख दिया लेड डाइऑक्साइड। अब पर भी 1 मोल H2SO4 खर्च होता है, तो यहां पर 1 मोल और लिख लेते हैं 2H+ और SO4 2- आया। अब ये जो लेड डाइऑक्साइड कैथोड है, इसका क्या होगा अपचयन, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किसमें परिवर्तित हो जाएगा, Pb2+ आयन में परिवर्तित हो जाएगा। और जैसे ये Pb2+ आयन बनेगा, तो ये फिर से यहां विलियन में जाकर SO4 से संयुक्त होकर क्या बना लेगा, PbSO4 बना लेगा। ये यहां पर फिर हमको मिल जाएगा PbSO4। तो PbO2 का Pb+4 आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Pb2+ बनाएगा, विलियन में आएगा, विलियन में वो SO4 आयनों से, सल्फेट आयनों से क्रिया करके लेड सल्फेट बना लेगा। तो देखिए यहां पर भी लेड सल्फेट बन रहा है, यहां पर भी लेड सल्फेट बन रहा है। अब और क्या क्रिया होगी, देखिए विलियन में है टोटल 4 H+ आयन हो गए, हमने 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड खर्च किया, सल्फेट आयन खर्च हो गए, लेकिन दोनों के H+ आयन बचे हुए हैं, तो 4 H+ आयन, और यहां पर हमको प्राप्त हुआ है लेड डाइऑक्साइड से 2 ऑक्सीजन आयन। तो ये दोनों जब आपस में क्रिया करेंगे तो 2 अणु किसके मिल जाएंगे, H2O के। तो अब कैथोड वाली अभिक्रिया हम लिख सकते हैं। सबसे पहले खर्च क्या क्या हो रहा है, लेड डाइऑक्साइड खर्च हो रहा है, प्लस 4 H+ आयन, 4 H+ आयन, 1 सल्फेट आयन, SO4 2- आयन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो यहां त्यागा गया है, यहां पे ग्रहण किया जा रहा है, ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। और इनकी क्रिया से हमें प्राप्त क्या हो रहा है, ये लेड सल्फेट प्राप्त हो रहा है, PbSO4 प्लस 2 अणु H2O के, 2H2O। तो इस प्रकार ये कैथोड वाली अभिक्रिया हमने देखी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम सेल से विद्युत प्राप्त करते हैं, ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है विलियन में, ये लेड सल्फेट में परिवर्तित होते जाता है। यहां भी लेड सल्फेट बन रहा है और यहां भी लेड सल्फेट बन रहा है। तो इस प्रकार सल्फ्यूरिक अम्ल की सांद्रता और उसका घनत्व घटने लगेगा और सेल से पर्याप्त विभव हमको प्राप्त नहीं होगा। ऐसी स्थिति में सेल को पुनः आवेशित करने की आवश्यकता होती है। तो ये जो पुनः आवेशित करने की क्रिया है, इसमें हम सेल में उपयुक्त विभव वाली विद्युत धारा, डीसी करंट, विपरीत दिशा में प्रवाहित करते हैं। जब सेल में विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं बदल जाती हैं। जो एनोड है वो कैथोड बन जाता है और जो कैथोड है वो एनोड बन जाता है, और पूरा का पूरा सेल विद्युत अपघटनी सेल हो जाएगा, क्योंकि हम बाह्य स्रोत से उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं
और अंदर रासायनिक परिवर्तन होगा तो वो जो सेल अभी तक गैल्वेनिक सेल था वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, विद्युत अपघटनी सेल में। अब ये जो पुनः आवेशित करने की अभिक्रिया है, रिचार्ज करने की अभिक्रिया है, इसमें अलग से कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। बस यहां ये जो एनोड है, अभी हमने कहा कि इलेक्ट्रोड अभिक्रिया बदल जाती है, तो एनोड क्या बन जाएगा, कैथोड, और कैथोड क्या बन जाएगा, एनोड। तो जब एनोड कैथोड बन जाएगा तो इस अभिक्रिया को हम पलट करके लिख देंगे, अर्थात दायां पक्ष को बायां पक्ष में लिख देंगे, बायां पक्ष को दायां पक्ष में लिख देंगे। और इसी प्रकार कैथोड जब एनोड बनेगा तो ये वाली अभिक्रिया का जो दायां पक्ष है उसको बायां पक्ष में लिख देंगे, और जो बायां पक्ष है उसको दाएं पक्ष में लिख देंगे। चलिए देखते हैं इस अभिक्रिया को। ये सेल को पुनः आवेशित करने वाली अभिक्रिया है। यहां देखिए लिखा हुआ है एनोड, जो कि अब कैथोड है। तो यहां पर हमें ये एनोड वाली अभिक्रिया को विपरीत दिशा में लिखनी है। तो यहाँ पे जो दाएं पक्ष में है उसको बायां पक्ष में लिख दीजिए, जो बाएं पक्ष में है वो दायां पक्ष लिख दीजिए। तो यहाँ पे हमने विपरीत दिशा में लिख दिया, लेड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर आ गया लेड और सल्फेट आयन। इसी प्रकार देखिए कैथोड पर, कैथोड जो अब एनोड है, तो यहां पर ये वाली अभिक्रिया, कैथोड वाली अभिक्रिया को विपरीत दिशा में लिखनी है। तो यहाँ दाहिने तरफ क्या है, PbSO4 प्लस 2H2O, तो यहाँ हम इसको बाईं ओर लिखेंगे PbSO4 प्लस 2H2O, और दाहिनी तरफ ये यहां से पूरा आ जाएगा PbO2 प्लस 4H प्लस प्लस SO4 2 माइनस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा करने पे जो चीजें खर्च हुई थी वो पुनः हमको प्राप्त हो जाती है। देखिए खर्च क्या हुई थी, यहाँ पर लेड खर्च हुआ था तो यहाँ पे लेड हमको प्राप्त हो गया, यहाँ पे लेड डाइऑक्साइड खर्च हुआ था, ये लेड डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ था, और 2 मोल H2SO4 हमने खर्च किया था, 1 मोल एनोड पर 1 मोल कैथोड पर। तो देखिए यहाँ पर टोटल H प्लस आयन, टोटल H प्लस आयन कितने मिल रहे हैं, 4, और 2 सल्फेट आयन, तो 4H प्लस आयन और 2 सल्फेट आयन, 2 मोल H2SO4 बन जाएंगे। तो इस प्रकार सेल पुनः चार्ज हो जाता है। तो यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमपी बोर्ड में कई बार ये प्रश्न आ चुका है कि सीसा संचायक सेल के अनावेशित और आवेशित होने की अभिक्रिया लिखिए। तो शुष्क सेल और ये सीसा संचायक सेल दोनों ही एमपी बोर्ड में कई बार रिपीट हो चुके हैं, इस प्रकार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग। अगले वीडियो में ईंधन सेल देखेंगे हम।